वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशोध। प्रतिशोध की अब मेरी बारी है, यह जयललिता का मुख्य एजेंडा है। यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया। अन्नाद्रमुक की चुनावी जीत के कुछ ही सप्ताह बाद 30 जून 2001 को रात के 2 बजे करुणानिधि को चेन्नई के ओलिवर रोड स्थित उनके आवास पर सोते से जगाकर बिस्तर से एक तरह से उठा लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार 78 वर्षीय डीएमके नेता को कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया गया। टेलीफोन लाइनें काट दी गई थी और करुणानिधि का आवास निर्दयी दिख रहे पुलिसकर्मियों से भरा हुआ था, जो अम्मा के आदेशों का पालन करने के लिए वहां आए थे। वही पुलिसकर्मी जो करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हमेशा उनके सामने सावधान की मुद्रा में खड़े रहते थे। अपने मोबाइल फोन से वह अपने भरोसे के व्यक्ति और भांजे मुरासोली मारन को घटनाक्रम की जानकारी देने में सफल रहे। केंद्रीय मंत्री मारन उस समय चेन्नई में ही थे। कुछ ही मिनटों में वो करुणानिधि के आवास पर मौजूद थे। सन टीवी की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी और शायद वर्दी के रौब में पुलिस वालों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया था या नजरअंदाज किया कि उनकी गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। जब 10 पुलिसकर्मी करुणानिधि को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ला रहे थे, तो कमजोर और डरे हुए करुणानिधि दर्द के मारे अय्यो बोलते हुए करा रहे थे। नीचे लाने पर उन्हें वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में धकेल कर डाल दिया गया। गिरफ्तारी का वारंट दिखाने की मांग करने पर मारन को भी धकिया दिया गया। बाद में पुलिस ने मारन और तब तक वहां पहुंच चुके एक अन्य केंद्रीय मंत्री टीआर बालू के साथ हाथापाई भी की। सन टीवी इन दृश्यों के महत्व को समझता था, इसलिए इन्हें 30 जून की सुबह से लगातार दिखाया गया। यहां तक कि करुणानिधि के आलोचकों को भी इन्हें देखकर पुलिस की बर्बरता पर चिंता हुई होगी। मुरासोली मारन को पुलिसिया कार्रवाई का अंदेशा रहा होगा और उन्होंने सन टीवी की टीम को हर समय तैयार रहने को कह रखा होगा। दूसरी तरफ जयललिता को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि टीवी के लोग पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने तो गहरी रात में करुणानिधि की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मीडिया में इसका तमाशा बने। जयललिता को आमजनों और मीडिया में गिरफ्तारी के दृश्यों के असर का भी अंदाजा नहीं रहा होगा। मीडिया तो हमेशा ही करुणानिधि के शासनकाल में जयललिता के शासन के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता था। वासंती आगे लिखते हैं, इस घटना ने न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में रोष पैदा कर दिया। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का एक दल रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चेन्नई आकर सेंट्रल जेल में करुणानिधि से मिला। इस दल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा की, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी जनसमर्थन से बनी किसी सरकार के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे। केंद्र की गाज राज्यपाल फातिमा बीबी पर गिरी। उन्हें तमिलनाडु की स्थिति पर निष्पक्ष राय नहीं देने के कारण वापस बुला लिया गया। फातिमा बीबी की वैसे ही आलोचना हो रही थी कि उन्होंने उस जयललिता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जिन्हें चुनाव लड़ने तक की अनुमति नहीं थी। राज्यपाल को वापस बुलाने के केंद्र के फैसले ने जयललिता को एक गंभीर चेतावनी दी, जिन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों और तुरंत बाद डीएमके प्रमुख को रिहा करने का आदेश दिया। करुणानिधि, स्टालिन और 12 अन्य के खिलाफ मामला फ्लाईओवरों के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितता का था। गिरफ्तारी एक एफआईआर के आधार पर की गई, जिसे खुद दागी रहे एक नगर निगम आयुक्त ने दायर किया था। जयललिता ने अपने विरोधियों को, जिनके लिए उनके मन में सिर्फ और सिर्फ घृणा थी, कम करके आंका था, लेकिन वे जयललिता से कहीं होशियार निकले। उन्होंने किसी एकजुट टीम की तरह काम किया और करुणानिधि को अपने विशाल परिवार का भी समर्थन था, जो संकट के समय हमेशा उनके साथ आ खड़ा होता था। जयललिता के साथ अच्छे सलाहकार नहीं थे, इसलिए वह एक के बाद एक गलतियां करती गई, क्योंकि वह उन्हीं लोगों को सुन रही थी जो उनके मन लायक बातें करते थे। कल हम पढ़ेंगे वापसी, तो फिर मिलते हैं कल।